अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एट लो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज गेन रोल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में वीडियो नंबर 2 का आज मेरे पास ईच पार्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर एट लो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज गेन रोल। ओके, तो जो ये टॉपिक होगा, ये वाला पार्ट आपको उस वक्त समझ आएगा जब आप लोगों को इसकी समझ होगी, और इसकी तो उस वक्त आप लोगों को समझ आएगी जब आपको इसकी समझ होगी। इसलिए ये तमाम टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। अब जो हम इधर स्टडी करेंगे, ये वाला बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट था वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए फिर भी इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एट लो क्रिटिकल। अब पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या देखते आ रहे हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब इधर हमारे पास नया लफ्ज आ गया है क्रिटिकल। लो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। तो अब ये अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है तो उसमें हमने जो आंसर लाए थे वो हमारे पास -3 dB आया था, और जो मेरे पास ये -3 dB आया था ये एट लो फ्रीक्वेंसी पर आया था। यानी कि ये देखें, ये मेरे पास ये वाला पोर्शन कहते हैं मेरे पास मिड रेंज का है, ये एवरेज रेंज का, यह मेरे पास स्टैंडर्ड रेंज होती है किसकी फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ इस साइड पर जब मेरे फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है और इस साइड पर आए तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है। तो जब मेरे पास ये वैल्यू आई थी ये एट लोअर फ्रीक्वेंसी पर आई थी, यानी कि इस साइड पर आई थी, मिड रेंज से लेफ्ट वाली साइड पर आई थी मेरे पास ये वाली वैल्यू। तो वो कंडीशन जहाँ पर हमें ये -3 dB जो मेरे पास ये गेन होता है, ये ऑब्टेन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ एम्पलीफायर रिस्पॉन्स कहलाता है। यानी कि उसको हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या, -3 dB पॉइंट ऑफ एम्पलीफायर रिस्पॉन्स कहलाता है। यानी ये डेफिनेशन है। ओके, कि ऐसी कंडीशन फ्रीक्वेंसी की, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारे पास -3 dB गेन करते हैं उसको हम कहते हैं -3 dB पॉइंट ऑफ इस एम्पलीफायर रिस्पॉन्स। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि मिड रेंज से अगर हम -3 dB को लेस कर दें, कम कर दें, तो हम ये इस पॉइंट को गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। और इसकी जो वजह होती है वो हमारे पास होती है अटेनुएशन की वजह से हम ये गेन कर पाते हैं। अब ये अटेनुएशन क्या होता है, इसको भी हमने जो वीडियो नंबर 1 थी उसके हमने बी और सी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ओके, बी और सी पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि वो फ्रिक्वेंसी जिस पर हमें ये मिलता है -3 dB हमें मिलता है, वो कंडीशन फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू, लो फ्रिक्वेंसी की वो वैल्यू, लोअर फ्रिक्वेंसी की वो कंडीशन, लो फ्रिक्वेंसी का वो पॉइंट जहां हमें ये वैल्यू गेन होती है, उसी को हम कहते हैं, ये मेरे पास लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास पॉइंट कहलाता है, ये भी पॉइंट कहलाता है। लेकिन चूंकि ये वाला जो हमारे पास ये प्रोसेस था, ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में कहा था, लेकिन हमने उधर ये वर्ड यूज नहीं किया था। तो लो ये तो हमारे पास मिड थी ना, तो अब लोअर वैसा हो सकता है, अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ कहीं कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है। तो लोअर फ्रिक्वेंसी पर वो पॉइंट, वो कंडीशन जहां हमारे पास ये वैल्यू गेन होती है उसको हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, या फिर हम उसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, या उसको फिर हम कहते हैं लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या उसको फिर हम कहते हैं लोअर ब्रेक फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इसके 4-5 नाम है। पहला नाम क्या है, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड नेम क्या है, लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और फोर्थ नेम क्या है, लोअर ब्रेक फ्रीक्वेंसी होती है। और इसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, XC = 1/2πfc। ओके, और ये किसकी इक्वल होता है, R इनके इक्वल होता है। ये मेरे पास जनरल फार्मूला होता है ना, ये मेरे पास CL होता है तो 2πfcl, और ये हमारे पास इनपुट का होता है, क्योंकि हम इनपुट से लेते चलते आ रहे हैं ना। ये देखें, इनपुट का ही हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इनपुट को।
यानी कि जो बीजेटी एम्पलीफायर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहला पार्ट हमारे पास इनपुट आरसी सर्किट था, जो कि जो कि कैपेसिटर C1 और बेस के दरमियान था। ओके, तो उसी को हम लेकर चलते आ रहे हैं, तो इसलिए उधर हमने इनपुट लिखा हुआ है। और ये मेरे पास C1 कैपेसिटर होता है, जो फर्स्ट कैपेसिटर होता है। ओके, तो इसको ऊपर वाले को हम जनरली तौर पर इस तरह लिखते हैं, R in C1। ओके, अब ये हम इस फार्मूले को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो होगी रिएक्टेंस कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस डोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि ये भी अपना इफेक्ट ये डालेगी, यानी कि ये भी ओवर गेन को लो करने की कोशिश करेगी, रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो अब इसका हम जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि अब हमने लो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पर बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे वोल्टेज गेन रूल पर। ओके, इस पर हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन रूल पर। तो यही फार्मूले हैं, वही कंसेप्ट है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जिस तरह हमने पहले बताया कि जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, इससे जब हम कम होते हैं, लो करते हैं फ्रिक्वेंसी पर, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ हमारे पास हमें ये वैल्यू गेन होती है। तो अगर हम उस फ्रिक्वेंसी को इस पॉइंट की वैल्यू से भी कम कर दें, यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास जो -3 dB है वो इस पॉइंट पर आया है, इससे लो फ्रिक्वेंसी पर आया है, तो अगर हम इससे लो और मज़ीद फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो फिर उस सपोज करते यहाँ तक आ जाता है, तो अब इस पॉइंट पर जो हमें गेन हासिल होगा वो इससे भी कम होगा। अब हम सपोज करते हैं यहाँ जो हमें गेन हासिल हुआ है वो 20 dB का गेन हासिल हुआ है, तो अब ये क्या होगा, ये इससे भी कम होगा। यानी हम जानते हैं ना, ये देखें ना कि इनमें से कौन सी चीज़ बड़ी है, ये वाली है, क्योंकि -7 है। अदरवाइज अगर ये प्लस होता तो ये +20 होता, तो ये बड़ी होनी थी ना, तो माइनस इसकी वजह से अब ये बड़ी है। तो अब यहाँ में जो -3 dB होगा ये ज़्यादा होगी, और -20 dB होगा ये कम होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी मज़ीद लो कर दी है इससे। तो इसी को हम कहते हैं द रेट ऑफ डिक्रीज इन वोल्टेज गेन विद द फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी को जैसे जैसे हम लो करते जाएंगे तो जब हमारे पास वोल्टेज जो गेन होगी ओवरऑल सिस्टम की वो भी रिड्यूस होती जाएगी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रोल ऑफ। ओके, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रोल ऑफ। के हम फ्रिक्वेंसी को मज़ीद रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हम सपोज करते हैं हमारे पास ये वैल्यू गेन हो गई है, तो इस वैल्यू पर जो हमारे पास वोल्टेज होगी, यानी कि जो सिस्टम का एम्पलीफायर का गेन होगा वो मज़ीद यहाँ तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ भी मज़ीद रिड्यूस कर जाएगा, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रोल ऑफ पॉइंट। ओके हो गया, यानी कि अब हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि एवरेज वैल्यू लेकर यहाँ तक जो हमारे पास है वो हमारे पास 10 फ्रिक्वेंसी हमने, यानी कि एवरेज से हमने 10 टाइम्स जो फ्रिक्वेंसी है वो रिड्यूस कर दी, तो हमारे पास ये गेन हासिल हुआ है। अगर हम यही वैल्यू यहाँ से मज़ीद कम कर दें, ये यहाँ कर दें 10 टाइम फ्रिक्वेंसी मज़ीद यहाँ से कम कर दें, तो हमारे पास यहाँ 20 था, तो इधर हमारे पास -14 dB होगा। इसी तरह हमारा ये प्रोसेस चलता जाएगा। यानी कि अगर इसको हम एग्जांपल के जरिए तो समझने की कोशिश करें, तो एग्जांपल इस तरह, यानी कि ये देखना जिस तरह हमने लास्ट वीडियो थी, तो लास्ट वीडियो में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, इसी को जो मेरे पास यही फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इधर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास ये है, R in ओवर R in स्क्वायर प्लस XC1 स्क्वायर, वो इसका हमारे पास क्या है, अंडर रूट। ओके, तो वो इधर मेरे पास क्या है, VN है, और ये मेरे पास VB है। यही फार्मूला जो अब हमने लिखा है, ये फार्मूला है ना, इसी फार्मूला को हमने इधर लिख लिया है। अब अगर मैं क्या करूँ कि इसको मैं इधर ले आऊँ Vin, तो अब ये जो मेरे पास ये फार्मूला बन चुकी है, फॉर्म बन चुकी है, इसको हम कहते हैं अटेनुएशन। ओके, अटेनुएशन का नाम देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि जो मेरे पास XC1 है, ये वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 10 और इनकी इक्वल है एट फ्रीक्वेंसी, इस केस में हमारे पास क्या है, 0.1 है। यानी कि एवरेज वैल्यू से एट सपोज करते हैं
यानी कि हम सपोज करते हैं ये मेरे पास एवरेज वैल्यू है, मिड रेंज है, इधर फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इधर लो होती है। तो हम सपोज करते हैं ये इस पॉइंट पर, इस फ्रिक्वेंसी पर जो हमारे पास XC1 की वैल्यू है वो हमारे पास 10 टाइम्स है और इन है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट करता हूँ। तो जब इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा और इन स्क्वायर। तो ये जब 10 पुट करूँगा तो मेरे पास 100 हो जाएगा और इन स्क्वायर। ओके, तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आर इन ऊपर ही रहेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1, यानी कि अब मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ओके, तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा और इन, तो अंदर बच जाएगा ये वाला, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब अब मेरे पास बच जाएगा ये वाला पार्ट। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा इसका आंसर आ जाएगा 1/10। तो इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास 0, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है एटेनुएशन की। अब इस जो मेरे पास ये एटेनुएशन है, अगर इसको हम डेसिबल की फॉर्म लिखें तो मेरे पास फार्मूला जानते हैं, वो मेरे पास ये है फार्मूला, मेरे पास फार्मूला ये है। ओके, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू किसकी है, एटेनुएशन की। एटेनुएशन का मतलब क्या है, वी बी और वी एन की वैल्यू है, वी बी और वी एन की वैल्यू है। ओके, तो 20 है, लॉग है हमारे पास, तो 0.1 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 20 dB। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 2 का ई पार्ट देखा है, नॉर्मलाइज वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, तो इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह हमारा जो dB होता है वो इंटरवल के लिहाज से अगर चेंज करें तो क्या इसका इफेक्ट करता है। अदर आई थिंक यही हमारे पास पेज है, तो इस पेज में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, -6। ये देखिए -6 dB आई थी। तो हमने जो इंटरवल बनाए थे वो -6 के बनाए थे, और ये हमारे पास एटेनुएशन की वजह से होता था। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है -20 dB। क्या आई है, -20 dB। तो जब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, यानी कि इधर बना लेते हैं, ये हमारे पास इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है, और ये हमारे पास वोल्टेज गेन होती है। ओके, तो हमारे पास कर्व इस तरह का होता है। अब ये माइनस हमारे पास 20 dB है, ये हमारे पास 0 dB होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमारे पास 0.0 फ्रीक्वेंसी का होता है, ये वाला। ओके, ये हमारे पास डन हो गया। और जो हमारे पास ये है, यहाँ इसको हम कहते हैं FCL1 है ये हमारे पास। ओके, यहाँ की जो मेरे पास ये वैल्यू ली थी, जो हमने ये वैल्यू ली थी, एक्चुअली मेरे पास ये क्या थी, ये वाली थी। ये वैल्यू हमने ऐसे FCL1 इज इक्वल टू FC/10 पर डिवाइड करके हमने ये वैल्यू निकाल ली थी। ओके, सॉरी, यही है, तो हमारे पास ये होती थी 0.1। और अगर हम इसकी वैल्यू को हम सपोज करते हैं, चेंज कर देते हैं FCL2, यानी कि अब इसको हम 100 पर डिवाइड कर देते हैं, अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। तो अब जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला, या फिर हम कहते हैं FCL3 है हमारे पास, तो FC/1000 है, तो अब हमारे पास ये होगी वैल्यू। ओके, ये जो ग्राफ, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है। अगर हम इस पर करें तो ये तमाम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास ये बनेगा, ये वाला, ये FCL2 होगा, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ इस तरह होता है, इस तरह होता है। ओके, ये वाला, ये पॉइंट, ये इसका हो गया, इसका एक्चुअली मेरे पास यहाँ 20 dB, तो ये पॉइंट इसका हो गया, ये वाला, ये वाला। अब इसमें जो दरमियान डिफरेंस होगा वो -20 dB का ही होगा। मुझसे ग्राफ सही नहीं बन रहा, लेकिन यही होगा। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यही तमाम प्रोसेस करेंगे, तो अब इस केस में जो हमारे पास ये होगा वो FCL3 ये होगा, तो ये हमारे पास ये होगा, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ होगा, तो ये यहाँ -40 था, अब इधर -60 dB हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये हम इसको लेकर चलते हैं।
तो अगर हम लास्ट केसेस देखें, लास्ट लेक्चर देखें, तो उसमें हमने कभी डिफरेंस लिया होता था -3 dB का, ये वाला कभी हमने लिया होता -6 का। तो अब हमने बकायदा तौर पर वैल्यू पुट करके हमने डिफरेंस लिए हैं -20 dB का, डेसिबल का। और इसी को हम कहते हैं रोल ऑफ वोल्टेज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रोल ऑफ वोल्टेज का नाम देते हैं, या वोल्टेज गेन रोल का नाम देते हैं, एक ही बात है। अब ये वोल्टेज रोल गेन हमें क्या बताता है कि कितने डिफरेंस पर हमने ग्राफ को प्लॉट करना होता है, ये इस ग्राफ को। ओके, तो ये हमारा आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट रह गया, अगरचे वो पॉइंट आप लोगों को पहले ही पता है कि ये हमने लो फ्रीक्वेंसी पर कर रहे हैं। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास यहाँ से इधर लो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है, ये हमारे पास मिड रेंज होता है, एवरेज रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, और इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। तो अब लो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है ना मिड रेंज का, एवरेज रेंज का, इस पर हमारे पास क्यू पॉइंट होता है जिस पर हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसका जो क्यू पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन में होता है। और हम जानते हैं जब भी किसी ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होता है तो वो एम्पलीफायर बेहतरीन वर्क करता है। लेकिन अगर वही क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन से ऊपर सैचुरेशन रीजन में चला जाए या फिर नीचे कट ऑफ रीजन में आ जाए तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो लिहाजा सिर्फ हमारे पास मिड रेंज यानी कि एवरेज रेंज ही होती है फ्रीक्वेंसी की, जहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है, या कि उधर हमारे पास क्लिपिंग नहीं होती, या फिर हम कहते हैं उधर हमारे पास लीनियर ऑपरेशन होता है, या फिर उधर हम कहते हैं हमारे पास एम्पलीफिकेशन होती है कि हाँ मिड रेंज में, एवरेज रेंज में जो हमारे पास ये होती है, सपोज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लो फ्रिक्वेंसी की तरफ जाते हैं या यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्यू पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारे पास ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता। ट्रांजिस्टर के वर्क करने का मतलब क्या है कि उधर हमारे पास जो एम्पलीफायर होता है वो सही वर्क नहीं कर पाता। ओके, तो ये भी एक बात है, पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए।